Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 11, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand the topic from garrison town to empire, the expansion of Delhi Sultanate. तो देखिए, as you know कि लास्ट वर्कशीट से हमने दैट इज़ वर्कशीट नंबर 9 से हमने दिल्ली सल्तनत का ये जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया, और आज हम इसमें ये जानेंगे कि एक्सपेंशन कैसे हुआ दिल्ली सल्तनत का। क्योंकि पिछले लास्ट वर्कशीट में तो हमने थोड़ा सा ये जाना था कि कौन कौन से किंगडम थे, कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने सबसे पहले जैसे तोमर डायनेस्टी थी, और उसके बाद फिर चौहान्स आए जिन्हें चाहमन भी बोला जाता है, और उसके बाद सुल्तान्स ऑफ दिल्ली आए। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने इस एम्पायर को एक्सपेंड कैसे किया फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। यहाँ एक वर्ड आ रहा है गैरिसन, दैट मीन्स जहाँ पर आर्मी जो है वो रहती है, जो उनके सोल्जर्स होते हैं वो लोग रहते हैं, उसको हम गैरिसन कहते हैं, और उसके बाद दूर दूर तक उनका एम्पायर। तो इन सब चीज़ों के बारे में ही आज हम इस वर्कशीट में जानेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। इन द अर्ली 13th century, the control of Delhi sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया अर्ली 13th century। अर्ली 13th century का मतलब होता है, जब भी अगर ऐसे लिखा हो ना 13th century, तो हम उससे एक कम करके बोलते हैं, दैट इज़ 1200 to 1299। तो वो था 13th century, और उसका स्टार्टिंग क्या हो गया 1201 से लेकर 1220-30 तक, दैट इज़ अर्ली 13th century। तो वहाँ पर क्या हुआ उस समय, क्या था कि जो दिल्ली सुल्तान्स थे उनका जो टाउन था, मतलब जो उनका कंट्रोल था, वो केवल और केवल जो उनके गैरिसन्स होते थे। अभी मैंने जैसे अभी आपको ऊपर डिस्कस किया कि व्हाट इज़ गैरिसन। गैरिसन होता है कि जहाँ पर उनके सोल्जर्स रहते हैं और उसके आसपास जो उनका फोर्ट होता है, चारों तरफ से फोर्ट होता है और उसके अंदर उनके आर्मी रहती है, तो उसको हम गैरिसन्स कहते थे। लेकिन उनका जो कंट्रोल था वो केवल वहीं तक ही था। द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल्ड द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ एंड वर therefore dependent upon trade, tribute और plunder for supplies। देखिए फिर आगे ये बताया गया है कि जो सुल्तान्स थे, जो गैरिसन्स के आसपास जो हिंटरलैंड का मतलब होता है जो इंटीरियर पार्ट होता है, यानी जो आसपास की सिटीज़, वहाँ पर उनको जो है उनका कंट्रोल तो कोई था नहीं, और उन्हें ट्रेड के लिए भी डिपेंडेंट रहना पड़ता था। या तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था, ट्रिब्यूट का मतलब टैक्स देना पड़ता था, या प्लंडर मतलब उन्हें जो है लूट मार भी करनी पड़ती थी सप्लाईज़ को पहुंचाने के लिए या वहां से सप्लाईज़ लेने के लिए। Controlling garrison towns in distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult। और देखिए क्योंकि बंगाल एंड सिंध जो था वहाँ पर भी उनके गैरिसन टाउन्स थे, लेकिन यहाँ से कंट्रोल करना, दिल्ली से कंट्रोल करना उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि बंगाल एंड सिंध तो बहुत दूर है। बंगाल जो अगर आप देखेंगे ईस्ट साइड में, जिसे आज हम वेस्ट बंगाल कहते हैं, एंड द सिंध इज़ इन पाकिस्तान नाउ, क्योंकि उस समय तो हमारे इंडिया में ही था सिंध जो एरिया था, लेकिन अभी वो पाकिस्तान में है। तो यहाँ दिल्ली से बैठे हुए इन दोनों गैरिसन टाउन्स पर अपना कंट्रोल करना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। रेबेलियन, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रगाइल कम्युनिकेशन रूट्स। और जब कभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता था, या रेबेलियन मतलब कोई विद्रोह कर देता था उनके खिलाफ, या कभी युद्ध हो जाते थे, तो इससे भी जो उनके बीच का जो कम्युनिकेशन था वो ख़राब हो जाता। Delhi's authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of Sultan's weakness। और आपको पता है कि अगर सुल्तान की कोई कमज़ोरी जैसी ही नज़र आती थी, तो जो मंगोल इन्वेजन्स मतलब जो अफ़गानिस्तान से मंगोल लुटेरे आते थे, वो भी उनके लिए बहुत बड़ा खतरा थे, क्योंकि वो भी तो चाहते थे कि वो दिल्ली पर आके दिल्ली को कंट्रोल करें और यहाँ से सब कुछ लूट मार करके भाग जाएं।
और इसी तरह से जो उन्हीं के ही सुल्तान के ही इलाके में जो गवर्नर्स होते थे, उन्हीं के ही लोग, अगर वो देखते थे कि जरा सा भी सुल्तान कमज़ोर पड़ रहा है तो वो भी रिबेल आउट कर देते थे, विद्रोह कर देते थे। तो इसलिए जो सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत थी, उसको बहुत मुश्किल हो रही थी। द सल्तनत barely survived these challenges, और जो सल्तनत थी इन चैलेंजेस को बहुत मुश्किल से सहते हुए सरवाइव कर रही थी। दिल्ली सल्तनत कंसोलिडेशन occurred during the reign of गयासुद्दीन बलबन। तो जो दिल्ली सल्तनत थी वो गयासुद्दीन बलबन के टाइम में थोड़ा थोड़ा सा एस्टेब्लिश होना शुरू हुई थी। एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक, और इसको धीरे धीरे जो इसका एक्सपेंशन किया गया वो अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के अंडर में इसको आगे एक्सपेंड किया गया। द एक्सपेंशन कैंपेन्स वर ऑफ टू टाइप्स। तो ये जो एक्सपेंशन कैंपेन थी ना, ये दो तरीके के थी। अब वो कौन से टू टाइप्स के कैंपेन के एक्सपेंशन कैंपेन्स थे उसके बारे में अब हम जानेंगे। लेट्स फाइंड एंड सी। फर्स्ट टाइप इज इंटरनल फ्रंटियर, दैट इज इनर रीजन ऑफ गैरिसन टाउन्स। यानी जो मैंने अभी आपको बताया था कि गैरिसन टाउन्स के जो आसपास के इलाके थे ना, जिनको इंटरनल फ्रंटियर कहा जाता था, जो इनर रीजन थे यानी उसके आसपास के जो छोटे मोटे शहर थे, एरियाज थे, उसको हमने इंटरनल फ्रंटियर का। एक तो जो कैंपेन था वो ये था कि यहाँ पर अपना कंट्रोल करना, क्योंकि अभी अभी हमने ऊपर ये सीखा भी और समझा भी कि वहाँ पर उनका कंट्रोल नहीं था। केवल और केवल जो गैरिसन जो जहाँ पर गैरिसन टाउन या जो उनका फोर्ट था, गैरिसन फोर्ट था, वहीं पर उनका कंट्रोल था। तो इसमें क्या क्या था? द कैंपेन्स along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns। यानी जो गैरिसन टाउन्स के जो भीतरी इलाके थे, हिंटरलैंड्स का मतलब होता है भीतरी इलाके, वहाँ पर भी उनको अपने साथ मिलाना, उनके ऊपर कंट्रोल करना, ये सबसे पहला उनका कैंपेन का स्टेप था। फिर उसके बाद है फॉरेस्ट वर cleared in the Ganga Yamuna Doab and hunter gatherers and pastoralists expelled from their habitat। तो क्या किया गया? क्योंकि आप देखिए दिल्ली के पास था और गंगा यमुना दोआब का मतलब होता है यानी द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, वहाँ पर उसको उन्होंने क्लियर किया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट थे, क्योंकि ये बहुत फर्टाइल लैंड होती है। तो उन्होंने उसको क्लियर किया और वहाँ पर जो भी हंटर गैदरर्स थे, जो चरवाहे थे, पेस्टोरलिस्ट का मतलब चरवाहे थे, उनको वहाँ से हटाया गया। दीज लैंड्स वर गिवन टू पेजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज। तो ये ज़मीन उन्होंने किसको दे दी? किसानों को दे दी। और फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर को उन्होंने प्रमोट किया, बहुत सारे उनको जो है बहुत रियायतें दी और फैसिलिटीज़ दी ताकि वो एग्रीकल्चर कर पाएँ। फिर नेक्स्ट इज़ न्यू फोर्ट्रेस गैरिसन टाउन्स एंड टाउन्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड प्रमोट रीजनल ट्रेड। और फिर धीरे धीरे उन्होंने नए वहाँ पर किले स्थापित किए, शहर स्थापित किए, गैरिसन टाउन्स स्थापित किए, और किस लिए? कि ताकि वो ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट कर सकें और अपने जो आसपास के रीजनल ट्रेड है उसको प्रमोट कर पाएँ। देन द सेकेंड टाइप ऑफ एक्सपेंशन कैंपेन, जो सेकंड टाइप का एक्सपेंशन कैंपेन था वो था एक्सटर्नल फ्रंटियर। एक्सटर्नल फ्रंटियर का मतलब होता है एरियाज बियॉन्ड द इनर रीजन ऑफ गैरिसन टाउन्स, यानी जो गैरिसन टाउन के बाहर और उससे बहुत दूर का इलाका, उसको एक्सटर्नल फ्रंटियर कहा गया। और ये उनका कैंपेन था कि मिलिट्री एक्सपीडिशंस इनटू सदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खलजी एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक। यानी अब धीरे धीरे उन्होंने अपनी नॉर्थ इंडिया से निकलकर सदर्न इंडिया की तरफ जाना शुरू किया। और वहाँ पर ये कब स्टार्ट किया गया? जब अलाउद्दीन खिलजी का जो रेन का मतलब होता है जब उसका राज था, उसका साम्राज्य था। और ये कल्मिनेटेड का मतलब होता है ये टॉप पर कब था? जब मोहम्मद तुगलक उस समय दिल्ली का सुल्तान था। तो तब ये चीज़ बहुत ज़्यादा की गई और बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया गया दिल्ली सल्तनत को। इन देयर कैंपेन्स सल्तनत armies captured elephants, horses and slaves and carried away precious metals। और इस कैंपेन्स के दौरान सल्तनत ने क्या किया? जो सल्तनत की आर्मी थी उन्होंने एलिफेंट्स को, हॉर्सेस को, गुलामों को, स्लेव्स का मतलब गुलाम, और जो प्रीशियस मेटल्स होते थे उन सब को वो कब्जाते गए, जहाँ जहाँ वो जीतते गए उन सब की ये चीज़ें वो उन्होंने खुद कंट्रोल में कर ली। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रेन
the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent। और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में ये जो दिल्ली सल्तनत की आर्मी थी उसने इस सब कॉन्टिनेंट का यानी उपमहाद्वीप, भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, इसका मैक्सिमम पार्ट उन्होंने जीत लिया था। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज सिटीज़। उन्होंने क्या किया, जो उनकी शत्रु सेना थी उनको हरा दिया और उनकी सिटीज़ पर कब्जा जमा लिया, उनको सीज कर दिया, ज़बरदस्ती उस पर कंट्रोल कर लिया, अपना कब्जा जमा लिया। द सल्तनत collected tax from the peasantry and dispensed justice in its realm। मतलब क्या करते थे वो सल्तनत ने, क्या किया, धीरे धीरे जो किसानों से वो टैक्स भी लेना शुरू कर दिया और इस तरीके से उन्होंने अपना जो रूल था वो चलाया और अपने जो उनका किंगडम था उनको एक्सपेंड किया। नाउ न्यू वर्ड्स फ्रॉम दिस वर्कशीट। Hinterland, the lands adjacent to a city or port that supplied with goods and services। यानी hinterland का मतलब भी मैंने आपको ऊपर समझाया भी, जो गैरिसन लैंड होता था, गैरिसन टाउन होता था, उसके जो एडजेसेंट, उसके साथ में, या जो वो सिटी या पोर्ट जो कि बिल्कुल नज़दीक में होता है, पोर्ट के नज़दीक जो सिटीज़ होती हैं जहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, सप्लाई होती हैं, उसको बोलते हैं hinterland। Garrison town means a fortified settlement with soldiers, यानी जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं। एंड दोआब इज लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो रिवर्स के बीच की लैंड को हम दोआब कहते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टू गैरिसन टाउन्स डिस्टेंट फ्रॉम दिल्ली सल्तनत, दैट इज बंगाल एंड सिंध। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन हुज रेन सल्तनत रीचेज इज फारदेस्ट एक्सटेंट, यानी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इलाका किसके रेन में सल्तनत ने जीता, किसके साम्राज्य में जीता, तो वो था मोहम्मद तुगलक्स रेन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ सल्तनत। तो आंसर इज इंटरनल फ्रंटियर of the empire refers the areas included in the sultanate as well as hinterland of the garrison towns। Exterior frontier refers the territories which were not conquered by sultans of Delhi, यानी जिसे सुल्तान ऑफ दिल्ली ने नहीं जीते थे वो एक्सटर्नल फ्रंटियर, और इंटरनल का मतलब जो उसके अंदर के एरिया थे गैरिसन लैंड के, उसके नज़दीक वाले एरियाज। तो जैसा मैंने आपको समझाया, इंटीरियर फ्रंटियर का मतलब होता है कि जो हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन्स, यानी गैरिसन टाउन्स के आसपास के जो एरियाज़ थे उससे एडजॉइनिंग एरियाज़, उसको हमने इंटरनल फ्रंटियर कहा। और जो एक्सटर्नल फ्रंटियर का मतलब होता है जो जिन इलाकों को गैरिसन टाउन्स से जो बहुत दूर दूर के एरियाज़ थे उनको हमने एक्सटीरियर फ्रंटियर कहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैप एक्टिविटी है। ऑन द फिजिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क अलाउद्दीन Khilji's South India campaign। For reference, please see the page number 34-35 of textbook R Past Part 2। यानी जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना R Past, उनका आपने पेज नंबर 34 और 35 देखना है इस मैप को करने के लिए। मैंने आपकी कुछ सुविधा के लिए यहाँ पर वो मैप लगाया, आप उसी को देख के अपनी बुक में से देखेंगे और फिर अपने उस फिजिकल आउटलाइन मैप को आप भरने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा वो मैप। तो इस तरह से आपने एक फ़िज़िकल मैप लेना है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो उसने किस तरीके से एक्सपेंड किया था सदर्न इंडिया में जाकर, उसको आपको इस तरीके से मैप में अपने भरना है और वर्कशीट के साथ साथ अपने मैम या सर को आपको सेंड करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोविड-19 और कोरोना वायरस देन वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।